organizing educational activity. Next point आएगा इसका dimensions of difference in psychological attributes, cognitive, interest, aptitude, creativity, personality, and values. Understanding an individual from multiple intelligence perspective with a focus on Gardner theory of multiple intelligence, implication for teaching learning. नेक्स्ट पॉइंट इसमें आएगा अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन ए रेंज ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज, लर्निंग डिफिकल्टीज, स्लो लर्नर एंड डिसलेक्सिया, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेडनेस, implications for catering to individual variation in view of difference rather than deficit perspective. ये मैं पहले आपका जो सिलेबस है सेकेंड यूनिट का वो बोल रही हूँ. मेथड एंड वे टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस बिहेवियर, गैदरिंग डाटा अबाउट चिल्ड्रन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, naturalistic observation, interviews, reflective journals about children, anecdotal record and narratives. उसके बाद meaning, characteristics and kind of play and its function, linkages with the physical, social, emotional, cognitive, game and group dynamic, rules of game and how children learn to negotiate difference and resolve conflict. ये आपका सेकेंड यूनिट में रहेगा. तो अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड यूनिट पे जो शुरू हो रही है हमारी, शायद पेज नंबर 90 से शुरू हो गई. देख लेते हैं. ये बेटा शुरू हो रही है हमारी हिंदी मीडियम में 111 पेज से सेकेंड यूनिट, और इंग्लिश मीडियम में 65 पेज से. देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिफरेंस, डिस्क्राइब इट्स वैरायटी एंड टाइप. इसमें हम पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, इसका मीनिंग और कितने टाइप के डिफरेंस हो सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आता है हमारा मीनिंग. क्या होता है इंडिविजुअल डिफरेंस? इंडिविजुअल डिफरेंस का मीनिंग होता है कि प्रत्येक व्यक्ति में क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ना कुछ अंतर पाया जाता है. देखो, अब हम क्लास में 36 बनते हैं तो सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है. तो वही क्या होता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस. अब देखो किस किस चीज में डिफरेंस हो सकता है. हम सबकी मेंटेलिटी अलग होती है, हम सबका कल्चरल क्या है अलग हो सकता है, हमारे इमोशन अलग हो सकते हैं, ठीक है, हम बायोलॉजिकल अलग हो सकते हैं, ठीक है. तो इसमें क्या बताया गया है, इंडिविजुअल डिफरेंस से अभिप्राय प्रत्येक व्यक्ति के जो भी उसका मेंटली है, सांस्कृतिक है और उसका जो भी इमोशनल डेवलपमेंट है उसमें पाए जाने वाला अंतर होता है. और इसी डिफरेंस के कारण एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से अलग माना जाता है, ठीक है, क्योंकि सबका सोचने का तरीका अलग है, हमारा बातें करने का तरीका अलग है, हमारा कपड़े पहनने का तरीका अलग है, ठीक है, तो हमारी सोच का तरीका अलग है. तो यही जो डिफरेंस होते हैं यही इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाते हैं. आगे देखिए, डेफिनेशन दी इसकी स्कीनर ने. देखो भाई, स्कीनर के अकॉर्डिंग हमारे स्कूल में जितने भी स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनकी जो काम करने की जो एबिलिटी है, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो भिन्न होता है.
फिर भी हम उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो सभी समान है। स्किनर तो ये बोलते हैं कि एक विद्यालय में, एक क्लास में हमें जितने भी छात्र होते हैं सभी की एबिलिटीज अलग होती हैं, ठीक है, सभी की क्या है, इंटरेस्ट अलग अलग सब्जेक्ट पे होता है, लेकिन फिर भी हम बिहेवियर उन सबके साथ एक समान करते हैं। ऐसे ही जो कार्टर भी गुड है वो मैम बोलते हैं। एक्सक्यूज मी, हाँ जी मैम ये किस पेज नंबर पे है बालाजी पब्लिकेशंस में? बेटा, इंग्लिश मीडियम में तो है 65 और हिंदी ओके, मीडियम में है 111 पे। ओके मैम। एक मिनट बेटा। Carter B. Good के according, individual difference stand for the variation or deviation among individual in regarding a single characteristics or number of characteristics। इसमें ये बोलता है जो हमारे कार्टर भी गुड है वो ये बोलते हैं कि जो हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस है ये वेरिएशन है, यानी कि लोगों की जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स होती है, चाहे आप एक लगा लो चाहे आप अनेक विशेषताएं लगा लो लोगों की, उन सब में भिन्नता ही हमारा क्या कहलाता है, इंडिविजुअल डिफरेंस कहलाता है। मीनिंग क्लियर हो गई बेटा, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है? मैम एक बार और यस मैम। समझाइएगा। देखो, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है हमारा, कभी भी ना टू इंडिविजुअल, नो टू इंडिविजुअल ऑफ द सेम रेस क्वाइट लाइक वे में कंपेयर मिलियन ऑफ फेसेस एंड इच विल बी डिस्टेंस। आप देखो, जो चार्ल्स डार्विन है ना वो ये बोलते हैं कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत सारे लोगों से मिला हूं, लेकिन सभी मिलियन लोगों से मैं मिला हूं, मिलियन चेहरों से मैं मिला हूं, लेकिन किसी में भी सेम चीजें नहीं मिली, सबका क्या था, डिफरेंस था। तो इसने यही बोला है कि जितने भी हमारे प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग हो, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग हो, चाहे उसके इमोशंस हो, सभी में क्या है, डिफरेंस पाया जाता है। और इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। जैसे अब हम क्लास में हैं 41 बच्चे, हम सारे 41 यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो सभी का क्या है भाई, मानसिक जो उसका मेंटलिटी है वो अलग है, उसका कल्चरल है, कल्चरल किसी का मिलता मिलेगा, किसी का क्या अलग भी मिल सकता है, और क्या है यहाँ पर जो हमारे इमोशंस हैं वो भी सबके क्या है, अलग है, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस के आधार पर ही हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति संसार में एक जैसा नहीं है। आप सगे बहन भाइयों को ही देख लो, उनका भी क्या होता है, नेचर में अलग अलग डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर हम दो बहन भाई हैं तो हम दोनों में भी क्या है, हमारे बिहेवियर में, हमारी मेंटलिटी में, हमारी बाकी चीजों में भी क्या है, डिफरेंस मिलेगा। तो यही डिफरेंस हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस, ठीक है भाई, क्लियर। उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। भाई हमारा क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंस हो सकता है। अब देखते हैं डिफरेंस में हमारा क्या क्या मिल सकता है, टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। टाइप इज फर्स्ट है हमारा फिजिकल डिफरेंस, सेकेंड है हमारा मेमोरी डिफरेंस, थर्ड है हमारा इमोशनल डिफरेंस, फोर्थ है हमारा इंटरेस्ट डिफरेंस,
नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस इन थॉट। नेक्स्ट है डिफरेंस इन लर्निंग। डिफरेंस इन मोडल एक्टिविटी। मैम क्या है इंटरेस्ट डिफरेंस? बेटा देखो, सबसे पहले है फिजिकल डिफरेंस, ठीक है, शारीरिक विभिन्नता। दूसरा है मेंटल डिफरेंस, मानसिक विभिन्नता। थर्ड है हमारा इमोशनल डिफरेंस, संवेगात्मक विभिन्नता। फोर्थ है हमारा इंटरेस्ट डिफरेंस, रुचियों में विभिन्नता। फिफ्थ है हमारा डिफरेंस इन थॉट, विचारों में विभिन्नता। डिफरेंस इन लर्निंग, सीखने में विभिन्नता। अगला है डिफरेंस इन मोटर एक्टिविटी, गत्यात्मक योग्यताओं में भिन्नता। डिफरेंस इन मोटर एक्टिविटी। आगे है डिफरेंस इन कैरेक्टर, याद है जिसपे आप लोगों ने याद रखना है। Difference in special abilities. Difference in personality. Difference in attitude. Difference in aptitude. Difference in values. Difference in level of aspirations. आगे चलेंगे कुछ लिखने के तो पॉइंट ऑफ difference in level of aspirations. Difference in self-concept. Difference in self-concept. Difference in study habit. मैम Difference in डिफरेंस इन एप्टीट्यूड के नीचे क्या है? डिफरेंस इन एप्टीट्यूड Values. को नीचे लिखा मैंने डिफरेंस इन वैल्यूज, मूल्य संबंधी भेद। नहीं मैम, डिफरेंस इन एप्टीट्यूड के नीचे आपने लिखा है डिफरेंस इन लेवल ऑफ एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षा मैम आवाज हल्की आ रही है आज। डिफरेंस इन लेवल ऑफ एस्पिरेशंस। आगे है डिफरेंस इन सेल्फ कंसेप्ट,
सेल्फ कंसेप्ट संबंधी भेद, डिफरेंस इन स्टडी हैबिट्स, ये पॉइंट आपके इंग्लिश मीडियम में नहीं दे रखे भाई पॉइंट। नहीं दे रखे मैम ये। हाँ जी। डिफरेंस इन थॉट, नहीं ये तो पहले बोल चुकी हूँ। इसमें आया डिफरेंस इन सेल्फ कंसेप्ट, डिफरेंस इन स्टडी हैबिट्स, डिफरेंस इन अचीवमेंट, डिफरेंस इन साइकोमोटर स्किल्स। मैम एक मिनट मैम। ओके ओके, ऐसे तो मैं दोबारा आप जैसे इसको एक्सप्लेन करूंगी तब भी बोलूंगी। डिफरेंस इन स्टडी हैबिट्स के बाद क्या बोला था आपने? डिफरेंस डिफरेंस इन अचीवमेंट्स, उपलब्धि संबंधी भेद, अचीवमेंट, डिफरेंस इन अचीवमेंट्स। मैम डिफरेंस इन वैल्यूज के नीचे क्या है? डिफरेंस इन वैल्यूज, डिफरेंस इन सेल्फ कंसेप्ट, डिफरेंस इन सेल्फ कंसेप्ट। उसके बाद आएगा डिफरेंस इन स्टडी हैबिट, डिफरेंस इन अचीवमेंट, डिफरेंस इन साइकोमोटर स्किल्स। पीछे पीछे वाले लिख लो। अचीवमेंट में डिफरेंस, साइकोमोटर स्किल्स में डिफरेंस, स्टडी हैबिट सबकी अलग होती है, सेल्फ कंसेप्ट सबका अलग होता है, एस्पिरेशन लेवल भी अलग होता है, सबकी वैल्यूज अलग होती हैं। नोट डाउन कर लिया बेटा? आप करें स्टार्ट। यस मैम। यस मैम। फिजिकल डिफरेंस, फिजिकल डिफरेंस में क्या होता है? देखो भाई, प्रत्येक जितने भी व्यक्ति हैं यहाँ पर, सबकी जो फिजिकल फिजिक्स जो होती है सबकी वो अलग होती है, देखने में सब अलग है। कोई क्या है, किसी का रंग रूप भार उसके कद के अकॉर्डिंग सब में क्या है भाई, भिन्नता पाई जाती है। कोई गोरे हैं, कोई काले हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा फिजिकल डिफरेंस। उसके बाद है आपका मेंटल डिफरेंस। जितने भी लोग हैं ना, सबके में जो मेंटली जो कंसेप्ट है वो भी सबका डिफरेंस होता है। कोई तो क्या होता है बच्चा बहुत इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, और कोई बच्चा क्या होता है बिल्कुल ही इडियट होता है। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति में जो उसके चाइल्डहुड में, उसकी एडोलसेंस में, और जो अलग अलग जो हम स्टेजेस पढ़ते हैं उन सब में भी जो हमारी मेंटलिटी होती है, उसकी जो योग्यता होती है वो अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या है हमारा हर एक व्यक्ति का जो मेंटली क्या है इंटेलिजेंस है वो सबकी अलग अलग पाई जाती है। तो ये भी क्या है इंडिविजुअल डिफरेंस का एक हिस्सा। इमोशनल डिफरेंस, अब मेरे को ना ये बता दो मैं कौन सा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि सारे इजी हैं। इमोशनल डिफरेंस में क्या है भाई, सबका क्या होता है, सबके इमोशन अलग होते हैं। कोई एक छोटी सी बात डिफरेंस इन मोटर एक्टिविटीज वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। है ना। तो मोटर व्यक्ति एक्टिविटीज वाला। कोई तो क्या होता है बहुत सॉफ्ट नेचर का होता है इमोशंस में, और कोई क्या होता है कुछ खुश रहने वाले पर्सन रहने वाले बंदे होते हैं, ठीक है। जो हमारा इमोशनल डिफरेंस है उसको मापने के लिए हम इमोशनल टेस्ट का क्या है निर्माण किया गया है। आगे है आपका इंटरेस्ट डिफरेंस। प्रत्येक व्यक्ति का जो इंटरेस्ट होता है ना वो अलग अलग होता है, सबकी रुचि अलग होती है। किसी को कुछ करना पसंद है तो किसी को कुछ करना पसंद है, ठीक है। उसके बाद आता है डिफरेंस इन थॉट, सबके विचारधारा भी अलग है भाई, ठीक है। अब आप यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं सबका मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो सबका क्या है नजरिया अलग है, ठीक है। तो कोई उस पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू सबके अलग अलग मिलेगा, ठीक है। तो सभी व्यक्ति जिनके भी विचार, सबके विचार क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। कुछ क्या होते हैं धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। कुछ भगवान को मानने वाले होते हैं, कुछ नास्तिक होते हैं, कोई नैतिक व्यवहार करने वाला होता है, कोई अनैतिक व्यवहार करने वाला होता है, ठीक है। तो सबके थॉट्स में क्या होता है डिफरेंस पाया जाता है। आगे डिफरेंस इन लर्निंग, जो जितने भी व्यक्ति हैं जितने भी बच्चे हैं उनका सीखने का जो लेवल होता है वो भी अलग होता है। कुछ तो क्या है जल्दी सीख जाते हैं और कुछ को बहुत टाइम लग जाता है सीखने में, ठीक है। उसके यहाँ तक 6 पॉइंट में किसी को दिक्कत नहीं है ना।
क्योंकि एक फिजिकल डिफरेंस है, हम लिख सकते हैं, दूसरा मेंटल डिफरेंस, तीसरा इमोशनल डिफरेंस, अगला है इंटरेस्ट डिफरेंस, रुचियों में भी भिन्नता, नेक्स्ट है डिफरेंस इन थॉट, विचारों में भी भिन्नता होती है सबके, डिफरेंस इन लर्निंग, सीखने में भी भिन्नता होती है सब में, कोई जल्दी सीखता है बच्चा, कोई क्या है लेट सीखता है। आगे आता है आपका डिफरेंस इन मोटर एक्टिविटी, गत्यात्मक योग्यताओं में भिन्नता, सब में क्या है मोटर एक्टिविटी में भी डिफरेंस पाया जाता है। इन डिफरेंस के कारण कुछ व्यक्ति एक कार्य को अधिक कुशलता के साथ करते हैं और कुछ क्या है कम कुशलता से करते हैं। इस कुशलता या योग्यता के साथ साथ वृद्धि होती जाती है। मोटर एक्टिविटीज में क्या बताएगा, कई बंदा तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम करेंगे और कई क्या है फटाफट फटाफट से निपटाने की सोचते हैं, ठीक है। तो ये क्या उनकी मोटर एक्टिविटी। आप एक बच्चे को ही देख लो, आप छोटे बच्चे कुछ बच्चों को देखोगे इतनी सुंदर राइटिंग लिखते हैं, बिल्कुल जैसे मोतियों की तरह सजा के रखी है, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उनका एक अक्षर भी समझ में नहीं आता। तो ये किसके अंदर आ रही है, आपकी मोटर एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। तो लोगों की तो क्या है कार्य करने तो क्या कुछ तो बहुत अच्छी एफिशिएंट वर्क करते हैं और कुछ एफिशिएंट वर्क नहीं करते। तो ये क्या है उनका मोटर एक्टिविटीज में भी डिफरेंस। उसके मैम वो बाद प्रो एंड क्रो क्या दिया हुआ है, हर एक मतलब डिफरेंस में लिखा हुआ है? बेटा ये ना अलग अलग वो दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है। ओके मैम। ये आपको ना बीच में डेफिनेशन करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना, मान लो इस इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर ही आ गया आपका क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले मीनिंग दोगे कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, फिर एक डेफिनेशन दे दोगे आप, ठीक है। उसमें आप किसी की भी दे दो और उसके बाद आप सारे पॉइंट को लिखोगे। देखो 16 पेज भरना कोई आसान काम नहीं होता, आपको ना अपना पेपर अच्छे से करना है। और मैं बता दूं हमारी एमडी के अंदर आपके ऑलमोस्ट जितना आप अच्छे से लिखोगे ना, एलोब्रेट करके लिखोगे, उसी हिसाब से नंबर मिलेंगे, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल से आपका अच्छा बन सकता है। तो अब देखो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को बाद में कराती हूँ। पहले मान लो इंडिविजुअल डिफरेंस के ऊपर आपका क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले आप लिखोगे इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि भाई हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है, तो व्यक्तियों में जो अंतर पाया जाता है उसी को इंडिविजुअल डिफरेंस बोलते हैं। फिर उसके बाद आप किसी जैसे बीच में क्रो एंड प्रो आ रहा है, एक डेफिनेशन ली थी हमने कार्टर वीवुड की, एक ली थी हमने स्किनर की, भाई जिसकी भी आपको ठीक लगे ना, इजी लगे, वो डेफिनेशन लिख देना। और डेफिनेशन को हमेशा जैसे मैंने स्किनर की ले ली, तो अकॉर्डिंग टू स्किनर, स्किनर के अनुसार, उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमास में लिखना शुरू करोगे, जहां पर खत्म होगी इन्वर्टेड कोमास में ही उसको खत्म करोगे। चलो ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद आप लिखोगे टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस आ गए आपके, तो उसमें आप सीधा पॉइंट को एक्सप्लेन मत करना, पहले आप एक पेज ऐसे कर देना कि अपने टाइप ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। उसमें आप कैसे भी यूज कर सकते हो, आप ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हो ऐसे। मैम मैम जैसे आपने बोला है कि 16 पेजेस फिल करने हैं, तो वो सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए हमें 16 पेजेस फिल करने हैं या जो ओवरऑल जितने क्वेश्चन आएंगे उसके लिए? नहीं बेटा, ये एक क्वेश्चन के लिए। तो मैम आप ये कह ऐसा रहे नहीं एक हो नंबर एक पेज का एक नंबर है ना, मतलब 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 16 पेज भरने, यानी एक पेज का एक नंबर ना। अब मैं 16 का टारगेट रखूंगा, तब जाके आप कहीं के आसपास कंप्लीट करके आओगे। तो मैम ऐसा नहीं हो सकता कि हम कंटेंट बेशक कम लिखे लेकिन हमारा आंसर जो है एफिशिएंट हो? मैम मैंने तो ना कम 20 पेजेस में भी नंबर का चल क्वेश्चन जाएगा? था मेरा, उसमें मैंने 4 से 5 पेज लिखे और बहुत अच्छे नंबर आए हैं। बेटा मैं अब आपका जो बीएड का पैटर्न बता रही हूँ ना, वो यही पैटर्न फॉलो होता है, आप सीटे तो भर के आओ। मतलब मैम इसमें बस लिखना होता है, हमें मैम भरना है इतना मतलब मतलब? पॉसिबल कैसे होगा, चार क्वेश्चन आएंगे 16 नंबर के, 64 बेटा पेज। हम तो ये 4 क्वेश्चन के लिए हम 64 पेज भरेंगे, बहुत ज्यादा 60 हो जाएगा पेजेस। ये। मैम इतना लिखना 3 घंटे में भी पॉसिबल थोड़ी है, हम कैसे करेंगे? बेटा और फिर वो 4 नंबर के क्वेश्चन है, फिर उनके लिए भी 4 पेज भरेंगे। आपकी सीट में टोटल जैसे 36 पेजेस हो गए, 36 दोनों साइड के मिलाकर 72 पेजेस आएंगे आपके, ठीक है। 72 पेजेस को आप 5
के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेना कितने आपसे भरे जा सकते हैं। ठीक है मैम आपने जो कल पढ़ाया उसका रिकॉर्डिंग नहीं आया था। 14 पेजेस लगा लो। तो उसमें आपने वही बताया उसको भरने कैसे हैं पेजेस, आपने डेफिनेशन दे दी, वो सारी चीजें दे दी। उसके बाद जो भी आपने पॉइंट जो एक्सप्लेन करने हैं ना, या तो आप ऐसे बता दीजिए स्लाइड में ऐसे करके, क्वालिटी नहीं चाहिए कि हम लिख क्या रहे हैं, बस भरना है हमें, ठीक है, ये कोई हो गया। लॉजिक नहीं है। या फिर दूसरा तरीका आप ये लिख सकते हो कि आपने यहाँ पे टाइप किया, मतलब एक्सप्लेन करो ऐसे, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट, फिर इन पॉइंट्स को आप आगे एक्सप्लेन करो। नहीं तो बेटा आपको सीट आपकी ना 4-5 सीटें भरी रहेंगी ऐसे तो। मैम लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा, उतना सच में लिख नहीं पाऊंगी। कोई भी नहीं लिख पाएगा। हाँ, कौन नहीं लिख पाएगा, हम तो नॉट पॉसिबल। अच्छा हमने तो अच्छा मैम तो मैम मैम कैसे पॉसिबल होगा, क्या ये कैसे पॉसिबल होगा? बेटा भाई ये ऐसे ही पॉसिबल होगा, तुम्हें भी हैबिट में पड़ जाएगी लिखने की। अच्छा मैम वो तो ठीक है अरे मैम, पता है, लेकिन बस मतलब टॉपिक पे आ जाओ। जितना हो उसके डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना अपने पेपर को, ठीक है। लिखोगे तो सब कुछ पॉसिबल है। हमने भी पेपर दिए हैं, आज तक एक भी सीट खाली नहीं रही मेरी। एटलीस्ट लास्ट का पेज खत्म होने के बाद भी ये ढूंढते थे कि कहीं और एक्स्ट्रा सीट हमें मिल जाए। मैम इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पास होने लायक काफी है। मान लीजिए मैं एवरेज नंबर ले आया 40-50 नंबर काफी है, क्योंकि इससे तो मेरे मेन एग्जाम में तो प्रॉब्लम नहीं होगा। कौन सा बेटा इसका 50% से नीचे आए ना, आप कोई भी टीचिंग का एग्जाम फिल ही नहीं कर सकते। जर्नल में तो 55% नंबर है, अगर आपके 50 से नीचे नंबर है ना, किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते। तो मैम बुक कोई भी सब्जेक्ट रखते हो तो उसमें कम से कम 50% जरूर मांगते हैं। तो मैम आप जो पढ़ा रहे वो बुक में तो 4 ही पेज में दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे उसको 20 पेज में निपटाएंगे? आप मेरे को कोई भी क्वेश्चन दे दो, मैं उसको 20 पेज में निपटा सकती हूँ। अरे भाई कॉलेज का एग्जाम तो दिया होगा ना। ऐसा नहीं है कि हम लिखें थोड़ा, हमें इतना नहीं आता ना। लिखोगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम ऐसा नहीं है कि हम लिखें थोड़ा, बस ये है कि वो जो लिखा हुआ है वो जो टीचर है उसको समझ में आना चाहिए कि उन्होंने छोटा ही लिखा है, बट ऐसा लिखा है कि समझ में आ गया है, तो नंबर अच्छे मिल जाए। भाई देखो, जितना आता उतना ही लिखोगे आप लोग, पर मेरा कहने का ये मतलब है कि आप जितना भी लिखो, चलो अच्छा लिखोगे वो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने डायग्राम के थ्रू जरूर रिप्रेजेंट कर देना ताकि आपकी सीटें भर सके। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि 16 नंबर आपको कोई भी 2-4 पेजेस लिखने में नहीं देगा। मैम हर टॉपिक के ऊपर 2-2 एग्जाम्पल दे दे के भर देना है। हाँ, अपनी तरफ से, तभी तो बोल रही ना, अब आप चीजों को अंडरस्टैंड करके लिखोगे। रोड लर्निंग खत्म हो गई है यहाँ पे, आप जस्ट पॉइंटों को देखो और पॉइंटों को एक्सप्लेन कर दो। मैम आपके कितने परसेंट आए थे? मेरे थे 76 थे बेटा, और मेरी यूनिवर्सिटी में 10th रैंक आई थी। क्या बात है मैम। मैम टॉपिक पे आ जाओ। अब आ जाए टॉपिक पे, सही बोल रहे हैं बच्चा। यस मैम टॉपिक पे आ जाओ। देखो, अब डिफरेंस इन मोटर एक्टिविटी आपको समझ में आ गया। अब आता है भाई कल वाला टॉपिक, डिफरेंस इन कैरेक्टर। अगर कैरेक्टर की दृष्टि से कुछ बच्चे या व्यक्ति कुछ तो क्या है, चरित्रहीन कहलाते हैं, और कुछ चरित्रवान। व्यक्ति अनेक बातों से प्रभावित होकर अपने कैरेक्टर का निर्माण करता है। शिक्षा, संगीत, परिवार, पड़ोस आदि सभी हमारे कैरेक्टर पर प्रभाव डालते हैं, और सभी कैरेक्टर के अलग अलग एस्पेक्ट को निश्चित करते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि हमारे कैरेक्टर्स भी क्या होते हैं, सबके अलग होते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति को तो चरित्रहीन कहा जाता है और किसी को चरित्रवान, और ये कहने वाले भी कौन है? ये सारी बातें हमारी एजुकेशन, हमारा जो भी संगीत, परिवार, पड़ोस, सारे के सारे एस्पेक्ट हमारे कैरेक्टर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, और सभी का क्या होता है, जो कैरेक्टर को लेकर जो नजरिया होता है, एस्पेक्ट होता है, वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है आपका डिफरेंस इन स्पेशल एबिलिटीज।
स्पेशल एबिलिटीज की दृष्टि से व्यक्तियों में अनेक क्या है डिफरेंस किए जाते हैं, अनेक डिफरेंस पाए जाते हैं। इस संबंध में बात यह है कि सभी व्यक्तियों में क्या है कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं होती। अब जैसे ड्राइंग की एबिलिटी है, भाई मेरे को तो ड्राइंग नहीं आती, और कुछ बच्चे या कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इतनी गजब की ड्राइंग करते हैं। तो ये क्या है जो स्पेशल एबिलिटीज होती है सब में ये भी अलग अलग होती है। कोई तो ड्राइंग में बहुत अच्छा है, कोई आपका खेल में बहुत अच्छा है, कोई बंदा पढ़ाई में बहुत अच्छा है, ठीक है। तो सबके अंदर कोई ना कोई स्पेशल एबिलिटी जरूर है, लेकिन सबकी एक जैसी नहीं। आगे है डिफरेंस इन पर्सनैलिटी। हर एक व्यक्ति की पर्सनैलिटी भी अलग होती है, ठीक है। कोई व्यक्ति तो क्या होता है आपका इंट्रोवर्ट होता है और कोई एक्सट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट यानी कि जिसको ज्यादा बोलना पसंद नहीं होता, और एक्सट्रोवर्ट कौन होता है जो हमारा बहुत ज्यादा बोलता है, बहुत ज्यादा टॉकेटिव होता है, सबसे बातें करने में उसको मजा आता है, ठीक है। तो सबकी पर्सनैलिटी भी क्या होती है डिफरेंस होती है। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस इन एटीट्यूड। भाई हमारा जो एटीट्यूड है वो भी डिफरेंस होता है। व्यक्ति का जो बिहेवियर है, जो उसकी पर्सनैलिटी है का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। जो हमारा एटीट्यूड है ना, ये हमारी पर्सनैलिटी का ही एक पार्ट होता है, ठीक है। हमारा जो बिहेवियर है और जो हमारी पर्सनैलिटी है कुछ हद तक हमारे इन्वायरमेंट में जितने विद्यमान जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है और विचार है, उनके प्रति बनाई गई हमारी खुद के एटीट्यूड के ऊपर टिकी हुई है। कोई भी इंडिविजुअल है, उस व्यक्ति या विचार के प्रति जो विशिष्ट भावना हमें पाई जाती है, उसका स्वरूप और उसको लेकर एक निश्चित प्रकार के व्यवहार करने की प्रवृत्ति हम सबसे पूरी तरह से इंडिविजुअल ही होती है। इसलिए एटीट्यूड के प्रदर्शन में इंडिविजुअल का ही बोलबाला रहता है। किसी में किसी कार्य को करने या विषय के पढ़ने के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और किसी में नेगेटिव। अब देखो भाई डिफरेंस इन एटीट्यूड में क्या बताया गया है, भाई जो हमारा एटीट्यूड है वो हमारे बिहेवियर और पर्सनैलिटी का ही एक पार्ट होता है, और सबका क्या होता है एटीट्यूड अलग होता है। एटीट्यूड में ये बोला गया है कि कुछ व्यक्ति तो क्या होते हैं भाई पॉजिटिव एटीट्यूड के होते हैं जो सबसे अच्छा बिहेवियर करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं नेगेटिव एटीट्यूड के जो हमेशा क्या है जैसे बोल रहे तो ऐसा लगेगा जैसे अभी लड़ाई करने को है, ठीक है। तो जो हमारा एटीट्यूड है वो भी क्या होता है सबका डिफरेंस होता है। कोई सॉफ्ट एटीट्यूड का होता है तो कोई हार्ड एटीट्यूड का होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डिफरेंस इन एप्टीट्यूड। देखो ये था एटीट्यूड, अब आया है एप्टीट्यूड, अभिरुचि संबंधी भेद। एप्टीट्यूड को लेकर भी व्यक्तियों में विविध प्रकार की समानताएं, असमानताएं और एकरूपता एकरूपता तथा भेद देखने को मिलते हैं। एप्टीट्यूड से तात्पर्य व्यक्ति की वर्तमान में जो भी एबिलिटीज हैं और जो भी उसकी कैपेबिलिटीज हैं उनसे होता है, जिसके सहारे हम यह दावा करते हैं कि वह इस क्षेत्र में अवसर तथा ट्रेनिंग मिलने पर वांछित सफलता हासिल कर सके। यानी कि हम बोलते हैं ना किसी बच्चे को अगर इसको सही अपॉर्चुनिटी मिली तो ये बच्चा बहुत आगे जा सकता है। तो ये क्या है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड क्या दिखाता है हमारी एबिलिटीज को और हमारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है किसी काम को लेकर, उसको दिखाता है हमारा एप्टीट्यूड। इस प्रकार क्या है जो हमारा एटीट्यूड है और एप्टीट्यूड है। एटीट्यूड तो हमारा बिहेवियर से संबंधित होता है और एप्टीट्यूड हमारी एबिलिटी से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि जिसका नेगेटिव एटीट्यूड है उसका एप्टीट्यूड अच्छा नहीं होगा, नहीं भाई जिसका नेगेटिव एटीट्यूड है हो सकता है वो काम करने में बहुत अच्छा हो, ठीक है। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों अलग अलग बातें हैं। आगे आता है डिफरेंस इन वैल्यूज। भाई सबकी वैल्यूज भी अलग होती है, ठीक है। वैल्यूज का मतलब जो हमारी फिलोसफी है, हमारा देखने का जो नजरिया है वो क्या है सबका अलग अलग होता है। अपनी जो भी हमारी लाइफ की जो फिलोसफी है, जो भी आवश्यकताएं और जो भी एनवायरनमेंट की सिचुएशंस होती हैं उनको लेकर हम सभी की जो वैल्यूज होती हैं वो अलग है। इसी कारण मूल्यों को लेकर इतनी अधिक विविधता पाई जाती है। किसी को भौतिक मूल्य, रुपया, पैसा, शानो शौकत के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आता, तो कुछ को सामाजिक, मानवीय और आध्यात्मिक मूल्यों को अपने जीवन के लिए आवश्यक मानते। देखो भाई सबकी क्या है अपनी लाइफ को लेकर सबकी वैल्यूज अलग होती हैं। कोई तो क्या है भाई हमारा किसी को तो पैसे पे और शानो शौकत ये चाहता कोई व्यक्ति, और कोई व्यक्ति ये चाहता है आध्यात्मिक शांति चाहता है, ठीक है। वह भगवान से अकेले में शांत वातावरण चाहता है, और किसी को क्या है अपनी पैसा ज्यादा चाहिए, ठीक है। तो सबकी वैल्यूज क्या है अलग अलग।
आगे है डिफरेंस इन लेवल ऑफ एस्पिरेशंस, महत्वाकांक्षा संबंधी भेद। अब इसमें क्या है भाई, हमारा डिफरेंस इन लेवल ऑफ एस्पिरेशन, महत्वाकांक्षा के स्तर को लेकर भी विद्यार्थियों में बहुत अधिक समानता और असमानता देखने को मिलती है। हम सभी के जीवन में जो एस्पिरेशन होता है उसका बहुत अधिक महत्व है। किसी वस्तु को प्राप्त कर लेने के पीछे उस वस्तु के लिए हमारी क्या चाहत है और क्या आकांक्षा है, ये छुपी रहती है। हम वही प्राप्त करते हैं जिसकी आकांक्षा, जिसका एस्पिरेशन हमारे दिल और दिमाग में बैठी हुई होती है। आकांक्षा हमारी दृष्टि से जितनी महत्वपूर्ण होगी उसी पैमाने पर हम अपने लिए प्रयत्न करेंगे। अतः महत्वाकांक्षी होना हमें सफलता की ओर अग्रसर होने का पहला ठोस आधार है। एस्पिरेशन ये बताया गया है कि महत्वाकांक्षा मतलब हम किसी चीज के पीछे कितना पड़े हैं, कितना उसको प्राप्त करने की हमारे अंदर इच्छा है। ठीक है, मान लीजिए अब आप में से इतने लोग बीएड कर रहे हो तो ऑलमोस्ट क्या चाहते हैं कि हम टीचर लग जाएं, तो उस टीचर को बनने के लिए तुम्हारी महत्वाकांक्षा कितनी है। अगर तुम अच्छे से तैयारी करोगे उसके चीज को प्राप्त करने के लिए, अगर आपके अंदर इतनी ज्यादा चाहत है तो आप उस सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। यानी कि जितने आपके अंदर एस्पिरेशन होते हैं उतना ही आप क्या है सक्सेस प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे है डिफरेंस इन सेल्फ कंसेप्ट, आत्म अवधारणा संबंधी भेद। जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मार्ग से आगे बढ़ता है, उम्र के साथ साथ उसे अपने इन्वायरमेंट में उपलब्ध जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी विचार हैं, जितने भी घटनाएं हैं, उनसे क्या है उसके दिमाग में एक कंसेप्ट डेवलप होता है। ठीक है, जो उसे क्या है अपने बाहर की चीजों के बारे में कंसेप्ट बनाने के दिखते हुए है उसके स्वयं के भी कुछ कंसेप्ट का निर्माण करता है, जिसे हम सेल्फ कंसेप्ट के नाम से जानते हैं। ये कंसेप्ट की, इस कंसेप्ट की सहायता से वह अपने आप को क्या है योग्यता, क्षमताओं, अच्छाई, बुराई, गुण व दोषों के साथ जानने और पहचानने का उचित अवसर मिलता है। देखो भाई सेल्फ कंसेप्ट, अब सेल्फ कंसेप्ट का मतलब क्या है, हमारे एनवायरनमेंट में इतनी सारी चीजें विद्यमान हैं तो उन चीजों को लेकर क्या है मेरा अलग नजरिया है, आप लोगों का अलग नजरिया है। तो हमारे जो क्या होते हैं किसी वस्तु को लेकर जो हमारे कंसेप्ट है वही हमारे क्या कहलाते हैं सेल्फ कंसेप्ट कहलाते हैं। आगे हमारा डिफरेंस इन स्टडी हैबिट। भाई देखो सबकी पढ़ने की हैबिट अलग होती है। ठीक है, कोई बैठ के शांत माहौल में पढ़ना चाहता है, कोई बोल के पढ़ता है, कोई क्या है चुप रह के मन मन में पढ़ता है, किसी को घूम घूम के, जैसे मेरी बड़ी गंदी है, मेरी बड़ी बुरी आदत थी कि मैं पूरे अपने घर में ऐसे चक्कर काट के पढ़ती थी, बुक को ऐसे लेके पूरा दिन ऐसे 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 पढ़ती थी मैं, कभी बैठ के मेरे को कभी लर्न ही नहीं हुआ। ठीक है, तो सबका स्टडी हैबिट अलग होता है, कोई सुबह में उठ के पढ़ता है तो कोई रात को पढ़ता है। ठीक है, आगे है डिफरेंस इन अचीवमेंट। भाई जीवन में सब क्या है कुछ ना कुछ पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, चाहे वह आप क्या है किसी सब्जेक्ट को लेकर हो या चाहे किसी और वस्तु को लेकर। तो जो सबका अचीवमेंट लेवल है ना, जो अचीवमेंट है वो भी सबकी अलग अलग है। एक बच्चा तो ऐसा जिसने बहुत सारे मेडल इकट्ठे किए, एक बच्चा ऐसा जिसने नहीं किए। ठीक है, तो क्या है सबकी जो अचीवमेंट है वो भी अलग अलग है। ठीक है, उसके बाद आता है डिफरेंस इन साइकोमोटर स्किल, मनोकामिक कौशल संबंधी भेद। साइकोमोटर स्किल्स में क्या है व्यक्ति में किसी एक या अन्य मनोकामिक कौशलों के विकास को अर्जन को लेकर गहरा अंतर पाया जाता है। यानी कि इसने ये बोला है कि हर एक व्यक्ति की जो साइकोमोटर स्किल्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, और ये जो डिफरेंस है बालकों में छोटी उम्र से ही देखने को मिलता है। विद्यार्थियों में कुछ एक या अन्य साइकोमोटर स्किल्स के संपादन में अधिक कुशलता, प्रवीणता, तीव्रता और तकनीकी जानकारी का परिचय देते हैं, तो कुछ इस कार्य को काफी पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार के अंतर सभी मनोवैज्ञानिक कौशलों में भागने, दौड़ने, कूदने, फादने, चढ़ने, उतरने, नाचने, तैरने, पढ़ने, लिखने, पेंटिंग बनाने, सफाई करने, खाना बनाने, वाहन चलाने, प्रयोगशाला में उपकरणों के प्रयोग में लाने, ये सारी चीजें इसमें आ जाती है। ओवरऑल डेवलपमेंट मेंटली, सोशल, इमोशनल, सौंदर्यात्मक, शैक्षणिक व व्यवसायिक स्किल्स की आवश्यकता। देखो भाई साइकोमोटर स्किल, सबकी साइकोमोटर स्किल अलग अलग बताई है। कोई बच्चा भागने में अच्छा है, कोई बच्चा क्या है कूदने में अच्छा है, कोई नाचने में, कोई गाने में, कोई पढ़ने में, ठीक है, कोई लिखने में, कोई पेंटिंग कॉम्पिटिशन में, कोई घर का काम करने में। ठीक है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो घर का काम तो बड़ी अच्छी से करते हैं लेकिन पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता। ठीक है, तो सबकी जो साइकोमोटर स्किल्स होती हैं सब में अंतर पाया जाता है। तो ये थे हमारे क्या टाइप ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। सबको समझ में आ गए होंगे? मैम कंफ्यूजन था मुझे दो में। बोलो बेटा कौन से में रह गया?
फिजिकल डिफरेंस और डिफरेंस इन मोटर एक्टिविटीज, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर देंगे एक अच्छे से? डिफरेंस इन मोटर एक्टिविटीज में व्यक्ति में क्या है, इसमें डिफरेंस पाया जाता है। इस डिफरेंस के कारण कुछ कार्य को क्या होता है, मोटर एक्टिविटीज का मतलब कौन किस काम को कितने अच्छे तरीके से करता है। ठीक है, अब देखो मैंने सब बच्चों को काम दिया कि भाई आपको ये कल पढ़ के आना है, तो कई बच्चे जो बिल्कुल सीरियस है अपनी पढ़ाई को लेकर वो बहुत अच्छे से उसको समझेंगे, लर्न करेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे, भी मोटा मोटा देख लिया, और कुछ एक तो ऐसे भी होंगे जो किताब उठा के ही नहीं देखेंगे। ठीक है, तो मोटर एक्टिविटीज में यही बताया कि हम किसी काम को कोई तो क्या बहुत अधिक कुशलता से करता है, बहुत अच्छी बारीकी से करता है, और कुछ उस काम को कम कुशलता से करता है। तो ये डिफरेंस पाया जाता है, और ये जो डिफरेंस है ये हमारी योग्यता की आयु के साथ साथ क्या है, बढ़ता जाता है कि किसी काम में हम परफेक्ट है या नहीं है, वो वाला मोटर एक्टिविटीज में आता है। अब आगे चले। मैम एप्टीट्यूड टेस्ट है। कौन सा बेटे? एप्टीट्यूड। एटीट्यूड। यस। एटीट्यूड में क्या बताया गया है कि ये हमारा क्या है, हमारा बिहेवियर, पर्सनैलिटी का एक पार्ट है। ठीक है, किसी का क्या है भाई, किसी का तो एटीट्यूड ऐसा होता है कि भाई उसको देखते ही लोग डर जाते हैं, और कईयों का एटीट्यूड होता है कि ये तो बहुत अच्छा है। ठीक है, किसी का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, किसी का नेगेटिव एटीट्यूड होता है। यहाँ पर मैं बता देती हूँ, तुम सारे बोलोगे कि मैडम अपने एग्जाम्पल लेके रखती है। मेरे हस्बैंड का जो एटीट्यूड है ना वो बिल्कुल नेगेटिव है। वो जब भी घर से निकलेंगे, चाहे वो गाड़ी में हो चाहे वो बाइक पे हो, किसी ना किसी से तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा करना ही करना है। ठीक है, तो ये होता है नेगेटिव एटीट्यूड, मतलब किसी से भी बोलेंगे भाई, अपनी गलती नहीं मानेंगे, दूसरों के ऊपर हावी होने की सोचते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा एटीट्यूड, जिसमें व्यक्ति का क्या होता है, बिहेवियर और उसकी पर्सनैलिटी शामिल होती है। और जो एप्टीट्यूड होता है वो हमारी एबिलिटी को लेकर कि मैं किसी काम को कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, वो एप्टीट्यूड में आता है। मैम एक मिनट, जब मतलब हम टाइप्स जब लिखेंगे उसमें, तो अगर हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो वर्ड में, जैसे कि टाइप्स तो इंग्लिश में लिखेंगे, आपने एक दिन बताया कोई था। दिक्कत नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर हिंदी में, मैम सुनिए ना एक मिनट, अगर हिंदी में अगर जैसे कि हम टाइप मतलब वो टाइप्स के बारे में डिफाइन कर रहे हैं, अगर वो फिर बीच में कहीं कहीं इंग्लिश मिक्स हो जाए तो कोई प्रॉब्लम भी होगी क्या मैम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, पॉइंट इंग्लिश में लिखो, इसको एक्सप्लेन हिंदी में करो। मैम तो वही एक्सप्लेन के बारे में बोल रहे कि जैसे बीच में अगर कुछ वर्ड हिंदी में उसको सही ढंग से हम ना लिख पाए अगर, और उसको फिर इंग्लिश में कुछ वर्ड लिख दे, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी? नहीं देखो, अब जैसे आपने ये मैम जैसे कुछ वर्ड ऐसे हैं ना, जैसे समझ गई आपकी अभिरुचि। भावना, आप ये बोलना चाहते हो कि मान लो मैंने पॉइंट इंग्लिश में लिख दिया, लेकिन बीच में यहाँ पर कई चीज ऐसी है कि वो पॉइंट आपको हिंदी में मुश्किल लग रहा है, वो इंग्लिश में लिख रहे हो, तो ये दिक्कत कर जाएगा बेटा। मैम जैसे कि हिंदी में ना कुछ कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हिंदी में उसको लगता है कि सही से डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसको इंग्लिश में वो वर्ड लिख दे ऐसा। देखो बेटा, नंबर तो काटेगा नहीं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से थी, आपको बता देती हूँ। क्योंकि मैंने जब की थी 10 साल पहले, 2015 में मेरी बीएड हो गई थी, उसके बाद मेरी एमएड हुई थी, तो मैं हिंदी मीडियम से थी। मैं अपना लिखने का तरीका बता रही हूँ, और लिखने के तरीके में मैं ऐसे ही करती थी, पहले मीनिंग डिफाइन किया, और उसके बाद मैं डेफिनेशन में हमेशा इंग्लिश में लिखती थी। उसके बाद जो मेन पॉइंट होते थे वो मैं हमेशा इंग्लिश में लिखती थी, फिर एक्सप्लेनेशन में हिंदी में करती थी, उसके बाद मैं देन कंक्लूजन करती थी। इस तरीके से मैं अपना पेपर टाइप करती थी। जैसे मैम जैसे कि देखिए इसमें एटीट्यूड है, डिफरेंस इन एटीट्यूड्स, तो उसमें जैसे कि अभी इसमें लिखा हुआ कि अभिवृत्ति, अब कुछ जगह पे उस टाइम अभी तो मान के चलिए मेरे नहीं, आगे बुक्स हैं। बेटा वहां पर आप एटीट्यूड शब्द यूज कर सकते हो। ओके मैम। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आपका, डिफरेंस बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट एंड डिस्कस द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। यानी कि जो अलग अलग व्यक्ति हैं उनके ऊपर आपकी हेरिडिटी का, वंशानुक्रम का और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, या इनकी क्या भूमिका है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। मैम
हाँ जी। इसी की होगी या स्पेशल पेपर जो हमारी है बायोलॉजिकल साइंस उसकी भी क्लासेस वगैरह होगी? बेटा ये आपकी बुक में तो इंग्लिश मीडियम में कोग्निशन वाला पॉइंट दे रखा है, इंटरेस्ट वाला आ गया, टाइप ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड। भी आपके में नहीं दे रखा ये इंग्लिश मीडियम में, होगा तो आगे हो सकता है, लेकिन अभी स्टार्टिंग से तो 2-4 क्वेश्चन में नहीं है। नहीं देखो आपके सिलेबस में है बेटा, सिलेबस में पहला अभी हमने किया था कंसेप्ट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, अब है इसके फैक्टर अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। तो फैक्टर अफेक्टिंग में आपका ये है कि आपका व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का और आपके वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है आपके इंडिविजुअल डिफरेंस में। ये आपकी इंग्लिश मीडियम वाली बुक में नहीं है। तो देखो एक बार क्या फर्क पड़ता है भाई हमारे हेरिडिटी का। हेरिडिटी तो क्या है भाई, वो वंशानुक्रम क्या होते हैं जो हमें अपनी पिछली पीढ़ी से मिलते हैं, हमारे मम्मी पापा से जो जो हैबिट हमें मिलती है वो वाली क्या होती है हमारी हेरिडिटी। और इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारे चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे अंदर। तो हेरिडिटी सबसे पहले आता है हमारा हेरिडिटी। जो ह्यूमन है उसके डेवलपमेंट में हमने अनेक कारण होते हैं, जिसमें से क्या होता है हेरिडिटी, एक होता है जैविक एक सामाजिक। जैविक कारण तो क्या है इसका क्या है, जो हमारा जो बायोलॉजिकल जो हमारी डेवलपमेंट होती है वो हमारे माता पिता से होती है, ठीक है। और जो सोशल जो डेवलपमेंट होती है वो हमारी इन्वायरमेंट पर होती है, ठीक है। तो माता पिता यानी कि जो भी हमारे अंदर कुछ गुण ऐसे होते हैं, कुछ हैबिट ऐसी होती हैं जो हमें सिर्फ अपने कुछ हमें अपनी मम्मी पापा से मिलती है, कुछ दादा दादी से, कुछ नाना नानी की हैबिट होती है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये होता है हमारा हेरिडिटी। लोगों का ये विश्वास है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है, यानी कि इसका मीनिंग ये है कि बालक का रंग रूप उसका फिजिकल स्ट्रक्चर उसके माता पिता से मिलता जुलता है, ठीक है। यानी कि बच्चे के जो शारीरिक और मानसिक गुण हैं वो भी उसके मम्मी पापा से या दादा दादी से मैच खाते हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है कि कई बार ये देखा गया है कि जो मम्मी पापा इंटेलिजेंट होते हैं तो उनके बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। और ये भी देखा गया है कि जरूरी नहीं है कि माता पिता अगर नहीं पढ़े लिखे तो बच्चे भी नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। माता पिता अगर थोड़ा नहीं पढ़े लिखे तो बच्चा हो सकता है कि बहुत विद्वान बन जाए, ठीक है। तो ये इसने यहाँ पर दोनों बातें बोल दी। तो हमारा कुछ ना कुछ इफेक्ट तो हमारी हेरिडिटी से हमें मिलता है। यहाँ पर पता है हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबोर्न इंडिविजुअल थ्रेट्स, व्यक्ति की जन्मजात जितनी भी विशेषताएं हैं उन सब का टोटल क्या माना गया, इसने हेरिडिटी माना गया है। अब हेरिडिटी के यहाँ पर नियम लागू होते हैं। लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ हम पल्सन, बीज कोष की निरंतरता का नियम। दूसरा है आपका रेजिम्बेलेंस, लॉ ऑफ रेजिम्बेलेंस समानता का नियम। लॉ ऑफ वेरिएशन विभिन्नता का नियम। लॉ ऑफ रिग्रेशन प्रत्यागमन का सिद्धांत। और उसके बाद लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल का नियम एंड ट्रांजिशन ऑफ एक्वायर्ड थ्रेड्स। अब देखो भाई इसमें क्या है हेरिडिटी के इसने 4-5 कुछ लॉ बताए हैं। सबसे पहले तो बताया है लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का नियम जो है आपका। ये आप मेरे को ये बताओ इंग्लिश वाले बच्चों को नोट करना हो तो मैं बोर्ड पे लिखूं, नहीं तो मैं वैसे समझा देती हूँ। समझा दीजिए सही। मैम लिख दीजिए बोर्ड पे।
मैम सेकंड पॉइंट क्या है? लो ऑफ रेसिम्बेलेंस, RESEMBLANCE। अगला लो ऑफ वेरिएशन, लो ऑफ रिग्रेशन। मैम लॉ ऑफ रेडिएशन ऑफ एक्वायर्ड क्या है उसके बाद? हेलो मैम। हाँ जी मैम 6 पॉइंट लॉ ऑफ क्या ट्रांजिशन है? ट्रांजिशन ऑफ एक्वायर्ड। ट्रांजिशन ऑफ एक्वायर्ड, लो ऑफ ट्रांजिशन ऑफ एक्वायर्ड थ्रेड्स। लिख लिए सभी ने? अब आ जाइए भाई, लो ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ हर्न प्लांसन, इसने बोला है कि इसमें बीज कोष की निरंतरता का जो नियम बोला है यहाँ पर लो ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसका मतलब ये है कि जो हमारे कि हमारे अंदर जो गुण होते हैं ना वो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है कंटिन्यूटी से चलते रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया था, एक्सपेरिमेंट किया गया चूहों के ऊपर। चूहों की पूंछ होती थी, उन्होंने क्या किया, पैदा होते ही चूहों की पूंछ काट दी, ठीक है, ऐसे ही किया। लेकिन जैसे हर बार नया चूहा पैदा होता तो उसकी पूंछ निकलती। तो ये क्या है हमारा लॉ ऑफ कॉन्टिन्यूटी, यानी कि माँ बाप अपने उनकी जो संतानें होती हैं उनके माँ बाप की तरह ही जितने भी उनके गुण होते हैं वो उसमें ट्रांसफर होते हैं, ज्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ गुण तो ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि लगातार निरंतरता का नियम यही बोलता है कि लगातार जो जो चीजें हैं वो हो सकता है कुछ परसेंट कम हो जाए लेकिन क्या है चलती वही रहती है, ठीक है। हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमारे गुण हैं वो चलते रहते हैं, अगले पीढ़ी में वो क्या है ट्रांसफर होते रहते हैं। हाँ ये हो सकता है कि जो हमारी शारीरिक संरचना का बदलाव नई पीढ़ी में हस्तांतरण नहीं होता है, नई पीढ़ी वैसी होती है जैसे उसके वंश में पहले से चले आ रहे पूर्वज हैं, ठीक है। नई पीढ़ी क्या है कोई नए गुण नहीं लेके आ रही, उसकी पुरानी पीढ़ी से उसके माँ बाप से जो मिले हैं वही उसमें चल रहे हैं। उसके बाद है आपका समानता का नियम, लॉ ऑफ रेसिम्बेलेंस। इसमें क्या बोला गया है कि जैसे पेरेंट्स है वैसे ही संतान होगी,
ठीक है। और एक इसने एग्जाम्पल लिया है कि आम का पेड़ लगाया है हमने तो आम ही लगेंगे, अंगूर या संतरे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर क्या है, आदमी की संतान भी आदमी जैसी ही होगी, बंदर की संतान है बंदर जैसी होगी। उसके बाद आता है लॉ ऑफ वेरिएशन। अब वेरिएशन का नियम ये बोलता है कि भाई देखो, माना ये बात ठीक है कि हमें अपने पेरेंट्स से कुछ गुण मिले हैं, कुछ आदतें मिली हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सारी सेम हो, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन आता है। मान लो उनके पूरे 100% गुण हमारे अंदर नहीं आते, 50% हमारे अंदर आ गए, ठीक है, तो उसमें क्या है, विभिन्नता हो सकती है। उसके बाद है लॉ ऑफ रिग्रेशन, प्रत्यागमन का सिद्धांत। इसके अनुसार कुछ बच्चे क्या है, बालक अपने माता पिता से विपरीत गुण भी पाए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हमें अपने मम्मी पापा से डिफरेंस भी मिल सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कम प्रतिभा, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं हैं, तो ये जरूरी नहीं कि उसका बच्चा भी नहीं पढ़ेगा। किसी के अनपढ़ पेरेंट्स के बच्चे भी डॉक्टर बने हुए हैं, ठीक है, तो ये किसके गुण का एग्जाम्पल है, आपका लॉ ऑफ रिग्रेशन का। जैसे जैसे लंबे माता पिता के बच्चे औसत से अधिक लंबे तो होते हैं, परंतु अपने माँ बाप जैसे लंबे नहीं होते। इस रूप में विशेष प्रतिभा युक्त माँ बाप के बच्चों को अपने माँ बाप में कम प्रतिभा होने या कम योग्यता वाले माँ बाप के बच्चों की तरफ अपने माता पिता से अधिक योग्यता होने की संभावना भी ज्यादा होती है। इसमें यह बताया गया है, जरूरी नहीं है, लॉ ऑफ रिग्रेशन का मतलब कुछ विपरीत गुण होते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई माँ बाप के सारे गुण बच्चे के अंदर, इसने अलग बताया कि जरूरी कि जितने लंबे पेरेंट्स उनके बच्चे भी उतने ही लंबे होंगे, ठीक है, कि एक बच्चा हो सकता है पूरा लंबा चला जाए, एक बच्चे का क्या है, कदकाठी नॉर्मल रह सकती है, ठीक है। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिनके मम्मी पापा की हाइट कम, उनके बच्चे लंबे नहीं होंगे, उनके बच्चे भी क्या है, लंबे हो सकते हैं। आगे आता है आपका लॉ ऑफ ट्रांजिशन एंड एक्वायर्ड थ्रेट्स, अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इस रूल के अकॉर्डिंग माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते, ठीक है। हार्मोन लोग व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन काल में कुछ भी अर्जित किया जाता है, वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों से प्राप्त एक्वायर्ड किया, यानी कि इसने बोला है कि कुछ ऐसी एबिलिटीज है जो मैं खुद अपने इन्वायरमेंट से अचीव करती हूँ, वो हमारी चीजें हमारे बच्चों में नहीं जाएंगी। जो हमने खुद इन्वायरमेंट से जो चीजें हमने अचीव की है, वो गुण हमारे बच्चों के अंदर नहीं जाएगा। और एक बताया इसने लॉ ऑफ मेंडल। मेंडल का नियम आप बचपन से करते आए हो, क्योंकि उसने मटर के दानों के ऊपर क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। और अब यहाँ पर मेंडल ने एक क्या है, चूहे के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया है, जिसमें उसने सफेद और काले चूहे साथ साथ रखे। इसमें जो चूहे उत्पन्न हुए वे काले थे, फिर उनसे इन हाइब्रिड्स काले चूहों को एक साथ रखा तो उसमें उत्पन्न होने वाले चूहे काले और सफेद दोनों रंगों के थे, ठीक है। तो ये था मेंडल का नियम। अब इससे क्या है, बच्चे के वंशानुक्रम का क्या प्रभाव है, उसकी बेसिक से जो एक्सटेंशन होती है, बेसिक जो शक्तियां होती हैं वो प्रभावित हुई, उसका जो फिजिक है वो इफेक्ट होता है हमारी हेरिडिटी से, ठीक है। हमारी जो और क्या है, चरित्र का प्रभाव और जो हमारी ग्रोथ है वो भी हमारी क्या है, हेरिडिटी से प्रभावित होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट का क्या क्या फर्क पड़ता है भाई हमारे ऊपर। इन्वायरमेंट का तात्पर्य वो सभी एक्सटर्नल पावर जो हमें अपने माता पिता से नहीं मिलती, बल्कि हमारे इन्वायरमेंट से हम जो चीजें सीखते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट का भी हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है। अब इसमें है हमारा इन्वायरमेंट का क्या क्या है भाई, शारीरिक अंतर का पर प्रभाव, मानसिक डेवलपमेंट पर, मेंटली डेवलपमेंट पर भी इफेक्ट पड़ता है, हमारी इंटेलिजेंसी पर भी प्रभाव पड़ता है, और हमारी पर्सनैलिटी पर भी प्रभाव पड़ता है। अब जैसे शारीरिक अंतर का प्रभाव ये बताया कि आप देखते हो जापान में, अमेरिका में पीढ़ियों के निवासी भौगोलिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है। भौगोलिक वातावरण का ये देखो आप, कई जगह तो जहां पर ठंडा मौसम रहता है ना, वहां के लोग तो क्या होते हैं, गोरे होते हैं, और जहां ज्यादा गर्मी होती है ना, वहां के लोग कैसे होते हैं, काले होते हैं। तो ये क्या है, हमारा इन्वायरमेंट का प्रभाव है। जैसे क्या है, आप कुछ कंट्रीज के आदमी तो क्या होते हैं, गोरे हैं, बिल्कुल गोरे चिट्टे, और कुछ कंट्रीज के क्या है, आपके काले। तो ये क्या है, आपकी वहां की जो ज्योग्राफिकल जो इन्वायरमेंट है वहां का इफेक्ट है वो। अगला इफेक्ट बताया इसने, हमारी मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, और हमारी इंटेलिजेंसी पर। मैम ये जो पॉइंट्स हैं ये किसके अंदर के पॉइंट्स हैं?
भाई देखो, सबसे पहले इन्होंने इन्वायरमेंट को डिफाइन किया है, फिर डेफिनेशन दे दी, उसके बाद इन्होंने दे दिया अगला पॉइंट, रिलेटिव इंपोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। अब तक तो इन्होंने डिफरेंस बताया था, अब इन्होंने बता दिया ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब तक तो इनका प्रभाव पड़ता था, अब ये क्या है, ये दोनों हमारे लिए, हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या है, अलग अलग स्टडीज का इन्होंने लिखा है। जैसे फर्स्ट स्टडीज इन्होंने लिखी है FN फ्रीमैन ने जो प्रयोग किया, उसमें उन्होंने जुड़वा बच्चे, सगे भाई बहन और अन्य रिश्ते नातों के भाई बहन इत्यादि को चुना। इन बालकों में विभिन्न जोड़ों की बुद्धि परीक्षण से लेकर प्राप्त अंकों के आधार पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकाला। यानी कि यहाँ पर यह एग्जांपल लिया उसने इंटेलिजेंसी का, कि इंटेलिजेंसी का अगर हम हमारी हेरिडिटी पे, उसने देखा कि हेरिडिटी का कितना इफेक्ट पड़ता है हमारी इंटेलिजेंसी पर। तो उन्होंने क्या है, सगे भाई बहनों के ऊपर ही क्या किया, सबसे पहले तो उसने ट्विंस लिए, ट्विंस में देखा कि उनकी 90% तक जो इंटेलिजेंस है वो एक जैसी, यानी कि 90% तक एक जैसा उसमें। फ्रेटर्नल ट्विंस लिए, इसमें 60% तक, सगे भाई बहन है उनका 50% तक, और जो चचेरे भाई बहन है उनका इंटेलिजेंसी 25% तक इसने बताया। उसके बाद इसने क्या किया, कुछ फैमिलीज के ऊपर रिसर्च की, ये इन्होंने बताया। तो 25% जो आप परसेंटेज बता रहे हो वो फैक्टर अफेक्टिंग नहीं है बेटा। हाँ जी, ये जो मैं अभी बोला ना, FN फ्रीमैन ने जो किया है, ये फैक्टर अफेक्टिंग नहीं है। ये बताया गया कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ अन्य इंपॉर्टेंट टर्म भी है जो लोगों ने अलग अलग रिसर्च में निकाली है। ओके मैम। हाँ जी, तो आपका जो इन्वायरमेंट के बस 4 ही फैक्टर बताए इन्होंने। शारीरिक, आपकी जो फिजिक्स है उस पर इफेक्ट पड़ता है, मेंटलिटी पर भी इफेक्ट पड़ता है, आपकी इंटेलिजेंसी पर और आपकी पर्सनालिटी पर। उसके बाद तो इन्होंने अलग अलग कुछ एक्सपेरिमेंट बताए। ये जो अलग अलग एक्सपेरिमेंट है ना बेटा, ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको फैक्टर अफेक्टिंग में। अब अगला क्वेश्चन आता है आपका, डिस्क्राइब द रीजन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। अब इसमें बताया इसने कॉजेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, इंडिविजुअल डिफरेंस के क्या क्या कारण हैं। एक तो हेरिडिटी कारण है हमारा, दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा इन्वायरमेंट हमारा कारण है कि लोग अलग अलग किस कारणों से होते हैं। तो उसकी हेरिडिटी के कारण सब में डिफरेंस पाया जाता है, इन्वायरमेंट के कारण, एज और इंटेलिजेंसी के कारण भी क्या डिफरेंस पाया जाता है, मैच्योरिटी के कारण भी, मोटर एबिलिटी आप पढ़ चुके हो, हेल्थ के कारण भी, एजुकेशनल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन के कारण भी, बैकग्राउंड के कारण भी, और सेक्स डिफरेंस के कारण भी। ये सारे आपको ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में आते ही हैं। इन्वायरमेंट भी, हेरिडिटी, एज के कारण भी इफेक्ट पड़ रहा है। अब इसने बताया अगला, एजुकेशन इंपोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। एजुकेशन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षणिक क्या महत्व है। इंडिविजुअल कोचिंग, स्टूडेंट क्लासिफिकेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, डिफरेंशिएशन इन कैरिकुलम, लिमिटेड क्लास साइज, चेंज इन टीचिंग मेथड, न्यू कंसेप्ट ऑफ होमवर्क, अटेंशन टुवर्ड फिजिकल डिफेक्ट एंड एजुकेशनल अकॉर्डिंग टू साइको इकोनॉमिक कंडीशन। ये वाला पॉइंट है आपका। हाँ, एजुकेशन इम्प्लीकेशन, ये नहीं कि देखो हमें शिक्षा में, मान लीजिए अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मुझे जो ये इंडिविजुअल डिफरेंस है इसकी नॉलेज क्यों होनी चाहिए, ये बात हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कि एक जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में भी इंडिविजुअल डिफरेंस क्यों महत्वपूर्ण है। एजुकेशनल इंपोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। सबसे पहले तो इंडिविजुअल कोचिंग, देखो जब मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो जरूरी नहीं कि सब बच्चों को जल्दी समझ में आए, कुछ बच्चों के लिए मुझे दोबारा से रिपीट करना पड़ता है। तो ठीक है, तो व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था करने के लिए मेंटल योग्यता की विभिन्नता को देखते हुए हमें व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी कि हमें इंडिविजुअल के डिफरेंस को देखने के लिए, यानी कि मान लीजिए हम इंडिविजुअल डिफरेंस में ये बताया, क्लासेस में सेक्शन बटे होते हैं ना स्कूलों में, कि ए सेक्शन में तो हमने सारे इंटेलिजेंट बच्चों को ले लिया, बी सेक्शन में हमने सारे नॉर्मल बच्चों को ले लिया, और सी सेक्शन में थोड़ी नॉर्मल से कम थे उन बच्चों को ले लिया। क्योंकि देखो अगर हम सभी बच्चों को एक साथ लेके
के चल रहे हैं तो इसमें सबका लॉस हो रहा है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे टीचर तो जो अच्छे बच्चे तो कैच कर लेंगे, जो थोड़े नॉर्मल बच्चे वो थोड़ा पीछे रहेंगे, और जो बच्चे पीछे रहते थे वो फिर से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए भी एजुकेशनल में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि उसको स्टूडेंट को क्लासीफाई करना पड़ता है क्लास में। आगे है डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्रिएट करने के लिए भी हमें क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस को समझना जरूरी है। हमें ये देखना है कि क्लास में किस बच्चे का इंटरेस्ट किस तरफ है। ठीक है, तो जिस बच्चे का जिस तरफ इंटरेस्ट है, मान लीजिए किसी का गेम में इंटरेस्ट है तो उस बच्चे को उसी गेम में डाल दिया जाता है कि बेटा, और किसी बच्चे का क्या है, मान लीजिए ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो समय समय पर क्या है, स्कूलों में एक्टिविटीज कराई जाती हैं। तो ये क्या है हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंस इन कैरिकुलम। कैरिकुलम में क्या आ गया कि देखो हमें दूसरा डिफरेंट इन कैरिकुलम, जो हमारा क्लास वाइज जो कैरिकुलम होता है, जो हमारा सिलेबस होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, ये नहीं कि मैं पहली फर्स्ट क्लास वाले बच्चे को भी वही पढ़ा रही हूँ और 10th वाले बच्चे को भी वही पढ़ा रही हूँ, जी नहीं। ठीक है, क्योंकि सबका क्या है यहाँ पर क्लास वाइज भी और उनकी आयु के अनुसार भी बालक क्या जो होता है इंटरेस्ट अलग होता है और जो उसका कैरिकुलम होता है वो अलग अलग होता है। और जैसे जैसे बच्चा आफ्टर 10th क्या है, बच्चे को अपनी इच्छा अनुसार अपने सब्जेक्ट चुन सकता है। उसके बाद आता है लिमिटेड क्लास साइज। प्रत्येक क्लास में क्या है भाई, कम से कम क्या है, कक्षा में छात्रों की संख्या 20 होनी चाहिए, तभी से कक्षा में छात्रों की संख्या अधिक न होकर सीमित हो। यानी कि साइकोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि हमें क्लास को, अब देखो अगर हम प्राइमरी की बातें लें तो प्राइमरी में 25 तक क्लास में बच्चे क्या होते हैं, हो सकते हैं, यानी कि 20 या 25 के बीच में होनी चाहिए। अगर उससे ऊपर बच्चे होते हैं तो उनका अलग सेक्शन कर दिया जाए। ऐसे ही क्या होता है हमारा मिडिल में होता है 30 बच्चे तक अलाउड होते हैं कि एक सेक्शन में 30 बच्चे होंगे, अगर इससे ऊपर होते हैं तो आप दूसरा सेक्शन बनाइए। और ऐसे ही जो हमारी हायर में होता है उसमें हमारे 35 to 40 तक अलाउड होते हैं बच्चे। ठीक है, लेकिन उसमें क्या है, अपने ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। उसके बाद चेंज इन टीचिंग मेथड, मैं किस टाइप का टीचिंग मेथड अपनाऊं, इसलिए भी मुझे इंडिविजुअल डिफरेंस का पता होना चाहिए। टीचिंग मेथड का मतलब ये हो गया, मान लीजिए मैं फर्स्ट क्लास में पढ़ा रही हूँ तो फर्स्ट क्लास में मैं लेक्चर मेथड से नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि उन बच्चों को समझ में नहीं आएगा, वो मेरी तरफ देखते रहेंगे। उनको या तो मैं बोर्ड पे कराऊंगी या एक्टिविटीज के जरिए उनको समझाऊंगी या प्ले वे मेथड से उनको समझाऊंगी। तो इसलिए क्या है, हमें इंडिविजुअल डिफरेंस को देखते हुए अपना टीचिंग ऑफ मेथड भी चेंज करना पड़ता है। आगे है आपका लिंग भेद के कारण शिक्षा में अंतर। बालक या बालिका में काफी अंतर होता है जो कि आयु वृद्धि के साथ साथ बढ़ता और स्पष्ट होता जाता है। न्यू कंसेप्ट ऑफ होमवर्क। प्रत्येक बालक को कार्य करने की क्षमता और मात्रा स्तर में अंतर होता है। ठीक है भाई, प्रत्येक बच्चे के जो कार्य करने की जो स्पीड होती है, जो सक्षमता होती है वो अलग होती है। तो अतः आवश्यक है कि उनकी क्षमता और योग्यता को पूर्ण ध्यान में रखकर होमवर्क उन्हें दिया जाए। आगे है अटेंशन टुवर्ड फिजिकल डेफिशिएट। शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान। बालकों के शारीरिक दोषों कमियों के प्रति पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे उसी के अनुकूल शिक्षा प्राप्त कर सके। अब देखो हमारे यहाँ पर ना एजुकेशन में ऐसे कुछ स्पेशल बच्चे होते हैं तो उनके लिए स्पेशल स्कूल खोले गए हैं। ठीक है, उनको क्या है, वैसे तो जो हमारे इंक्लूसिव एजुकेशन है, इंक्लूसिव एजुकेशन तो यही बोलती है कि सभी एक समान है, लेकिन स्पेशल बच्चों के लिए जो क्या है, बिल्कुल थोड़े मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से स्कूल खोले गए हैं। तो ये भी क्या है, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस को लेकर ही ये सारी चीजें की गई है, क्योंकि जो हमारे थोड़े स्पेशल बच्चे होते हैं उनको हमें क्या है, उनको हमें पढ़ाना नहीं है, उनको हमें इस काबिल बनाना है ताकि वे अपना जीवन यापन कर सके। ठीक है, और उसके बाद है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू साइको इकोनॉमिक कंडीशन। बालकों के परिवार के मध्य गरीब और धनी के भेद को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की गई है। उपयुक्त इसमें ये बताया गया है कि जो अगर हमारे आर्थिक और सामाजिक दिशाओं के अनुसार भी शिक्षा में अंतर कर रखा है, जो ज्यादा अमीर है वो उसी स्टैंडर्ड के स्कूल में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, जो बिल्कुल गरीब है वो सरकारी स्कूलों में अपने बच्चे को भेज रहे हैं, तो उसके कारण भी इंडिविजुअल डिफरेंस आया है। तो उसके लिए भी इंडिविजुअल डिफरेंस उन्होंने बताया है। इंडिविजुअल डिफरेंस का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है और इन्हीं डिफरेंस का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक उपयुक्त विषय और व्यवसायिक गाइडलाइंस द्वारा सर्वोत्तम व्यवसाय का चयन करने बालकों की सहायता कर सकता है। तो ये बताए थे इन्होंने एजुकेशन के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि एक टीचर को इंडिविजुअल डिफरेंस समझना क्यों जरूरी है।
क्योंकि उसको अपनी क्लास क्लासीफाई करनी है, बच्चों का इंटरेस्ट भी डेवलप करना है, क्लास का साइज भी देखना है, कैरिकुलम भी, सिलेबस भी उसको सेट करना है, अपना टीचिंग मेथड भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर उसने होमवर्क देना है तो वो भी पहले बच्चों को ध्यान में रख कर देना है। अटेंशन टुवर्ड फिजिकल डेफिशिएंट को भी ध्यान रखना है बच्चे के, और एजुकेशन अकॉर्डिंग साइको इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारी चीजें इसमें थी। किसी को कोई पॉइंट ना समझ में आया हो तो बताओ। उसके बाद जो कॉग्निशन वाला पॉइंट है ना, जो इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट होता है, वो इस क्वेश्चन से स्टार्ट होएगा, कॉग्निशन वाला पॉइंट। मैम रेशियो 30 का है ना अकॉर्डिंग टू 2009 आरटी एजुकेशन। क्या बेटा फिर से बोलना। मैम नया जो 2009 का जो राइट टू एजुकेशन है उसमें 30 का रेशियो है ना, क्लास 1 to 5 का। 30 का रेशियो है उसमें। और ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल में सीटेट में भी पूछा गया है, क्लास का रेशियो क्या है। अभी तो मैम अभी आप 25 बता रहे थे तो वो करेक्ट। देखो बेटा यहाँ तक अब मेरे ख्याल में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और कल है सैटरडे, तो मैं आपको काम बता देती हूँ। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंस इन कॉग्निशन। कि जो कॉग्निशन है, कॉग्निशन क्या हमारा दिमाग से रिलेटेड होता है, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है। तो हमारे माइंड से रिलेटेड जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस है उनको क्या है डिटेल में डिस्कस करना है। तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंस इन कॉग्निशन वाला, इसमें आपका कॉग्निशन का मीनिंग दिया गया है। उसके बाद आपके कॉजेस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इन कॉग्निशन, कॉग्निशन को प्रभावित करने वाले कारक बताए इन्होंने। हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, जेंडर डिफरेंस, कल्चर, प्लेस इन फैमिली, इंटेलिजेंस, सेक्सुअल, प्योर एयर एंड लाइट, डिजीज एंड बाउंड स्पीसीज। मेरे ख्याल में ये कुछ पॉइंट ना आपने लास्ट में पढ़े थे ना, वही रिपीट हो रहे हैं। सिक्रेशन ऑफ द ग्लैंड्स, न्यूट्रिशन, ठीक है। ये वाला ये कॉग्निशन वाला आपको पढ़ना है सैटरडे संडे। उसके बाद अगला है आपका व्हाट डू यू मीन बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट वाला पॉइंट, इंटरेस्ट क्या है, आपको किस चीज में आपको अच्छा है, किस चीज में नहीं। तो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं, एक कल के लिए, एक संडे के लिए, ठीक है। व्हाट इज इंटरेस्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचिंग इन डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में क्या दिया गया है, इंटरेस्ट सभी व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होता है, यानी कि सभी का जो भी इंटरेस्ट होती है, जो भी रुचियां होती है वो अलग अलग है। किसी को कुछ काम करना पसंद होता है तो किसी को कुछ अलग काम करना पसंद होता है, ये हमारा इंटरेस्ट होता है। तो इस इंटरेस्ट में और क्या क्या दिया गया है इन्होंने, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर ऑफ इंटरेस्ट दी गई है। इंटरेस्ट क्या है, कुछ तो इंटरेस्ट हमारे जन्मजात होते हैं, कुछ एक्वायर्ड किए हुए होते हैं, और कुछ हमारे क्या होते हैं इंटरेस्ट को क्वालिटी व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग। अब इसको फैक्टर अफेक्टिंग करने वाले आप पढ़ोगे, इंटेलिजेंसी, एज, सेक्स, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट, विशेष, आइडल, स्कूल कैरिकुलम, वोकेशंस, ये सारी चीजें इसको अफेक्ट करेंगे। यानी कि ये जो पॉइंट अब आप पढ़ रहे थे ना, आगे एप्टीट्यूड का आएगा आपका, उसके बाद क्रिएटिविटी का आएगा पॉइंट, पर्सनैलिटी का आएगा। ये थोड़ा लंबा है तो आपको दो आपको घर से पढ़ने हैं, और ये दोनों की बुक में है, इंग्लिश मीडियम में भी है और हिंदी मीडियम में भी है। बीच के दो क्वेश्चन नहीं थे इंग्लिश मीडियम में। तो कौन सा पढ़ना है आपको। अगर मेरे कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को मंडे को पूछ लेना। मैम कल क्लास नहीं होगी। कल सैटरडे है ना बेटा। ओके मैम। तो सैटरडे का काम है तो कॉग्निशन वाला पढ़ना आपको, और एक इंटरेस्ट वाला, ठीक है। दो टॉपिक, दो क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको पढ़ने को। नहीं समझ में आए तो फिर मैं क्लास में, अगले वाली क्लास में बता दूंगी जो पॉइंट नहीं समझ में आएगा। अगर सबको समझ में आ रखे होंगे तो फिर मैं अगले वाला क्वेश्चन स्टार्ट करा दूंगी, ठीक है भाई। मैम तो ये बुक में जैसे यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड एंड यूनिट थर्ड दिया हुआ है, तो क्वेश्चंस भी तो उसी टाइप से आएंगे ना मैम। हाँ जी। तो वो एक ही दिन होंगे ना। और क्या बेटा, अलग अलग यूनिट के लिए अलग अलग पेपर थोड़ी ना लेंगे, वो 4 यूनिट तो हैं। एक यूनिट से मैम कितने क्वेश्चंस आएंगे। 2 क्वेश्चन आएंगे एक यूनिट से। ओके मैम। जैसे फर्स्ट यूनिट में ना एक तो क्वेश्चन बनेगा आपका थ्योरी के ऊपर,
3 थ्योरी है आपकी, प्याजे गोल्डबर्ग इरेक्शन की। तीनों में से एक क्वेश्चन तो थ्योरी के ऊपर मिलेगा और एक क्वेश्चन बाकी पूरी उसमें से मिलेगा। तो ऐसे इसमें है, कुछ इंपॉर्टेंट वाला बना देंगे इसमें, जैसे इंटेलिजेंसी वाला क्वेश्चन जरूर बनेगा इसमें से, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी। और दूसरा एक कोई और क्वेश्चन बना देंगे इसमें से। तो हर एक यूनिट से आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 में से कोई एक आपको करना होता है, और मेरे ख्याल में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का आ जाएगा। अगर 2 मार्क्स के देंगे तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे प्रत्येक यूनिट से। तो मैम ऐसा हो सकता है कीवर्ड देखेंगे और जो भी उसके लिए जो भी कुछ आता है दिमाग में सब उतार देना है। हाँ जी, आपको बस देखो, अब मैंने बता दिया ना, अब आप इतने बड़े हो चुके हो कि पॉइंट अगर आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो ना जिंदगी में, कहीं से भी, तो उसके बारे में आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हो वहां पे। नहीं मैम, क्योंकि एक यही एग्जाम है जिसमें इतना लिखना है, वरना तो की पॉइंट में काम चल जाता था। मैम जैसे कि ये देखिए, ये कॉमन सब्जेक्ट है तो इसमें हम बना बना के भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेरा मेन पेपर होगा मैम उसमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा ना, क्योंकि हाँ, उसमें तो जो आप उसमें तो बेटा उसमें पॉसिबल नहीं होगा। वही तो तो उसमें मैम तो मैम उसमें तो ज्यादा लिखना भी तो नहीं होगा, साइंस में तो कम लिखा जाता है। क्या बोला? नहीं, मेन सब्जेक्ट तो होगा ना, जैसे ये 3 मतलब ये 3 पेपर जो हैं वो कॉमन है सबके, चाहे वो साइंस के हो या आर्ट के हो या कॉमर्स के हो, लेकिन 2 पेपर जिनका मेन सब्जेक्ट होगा वो तो होगा ना मैम। हाँ, उसमें तो देखो, उसमें आप कहीं से भी जोड़ के नहीं लिख सकते। अब जैसे देखो साइंस वाला है, उसने अब तक जो साइंस पढ़ी होगी उससे रिलेटेड वो चीज लिख सकता है, इससे रिलेटेड तो कुछ नहीं लिख सकता ना। नहीं मैम, उससे रिलेटेड तो हम लिखेंगे, बस बात ये है कि मैम लिखना कितना होगा। उसमें तो ऐसा नहीं है मैम कि 16 पेजेस हमें करने होंगे जो हमारा अपना सब्जेक्ट है। हाँ, क्योंकि साइंस में तो मैम इतना नहीं लिख सकते हैं ना। हाँ नहीं, उसमें नहीं कर सकते बेटा। उसमें तो मैम क्वेश्चन पूछा गया उसके हिसाब से ही आंसर देना है, उसमें तो जरूरत नहीं है कि हम अपनी वहां पर बताएं कि हाँ हम क्या सोचते हैं क्या नहीं समझते हैं। मैम हो सकता है 5 साल पहले दिए थे, कहीं नया नियम आ गया हो, अब एक बार चेक करके कल आइएगा मैम अपडेट बताइएगा। है हर चीज से, शी नोज वेरी वेल कि चीजें अभी भी कैसी हैं कैसी नहीं है, तो मैम को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बेटा ये पता ना, क्योंकि हम भी तो पेपर चेक करते हैं ना, तो वो एक हैबिट हो रखी है, जिसने ज्यादा पढ़ा लिख रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है, उसको ज्यादा नंबर दिए जा रहे हैं। मैम 72 पेज मैम और एक पॉसिबल नहीं है। प्रॉब्लम और भी है मैम कि लगभग ये जो है ना यूनिट फर्स्ट यूनिट से लगभग सब मतलब एक जैसे ही लगते हैं, तो मैम और ऑब्जेक्टिव में थोड़ा सा ना ये कंफ्यूजन जैसा हो जाएगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, क्लियर करना है वहाँ रखे इन्होंने। मेन तो क्या है, जो आगे आपकी थ्योरी काम आएंगी ना, मेन तो जो भी आप पढ़ो ना, जो भी थ्योरी आएगा उसको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि सीटेट में एक तो थ्योरी सारी आएंगी आपकी, ठीक है। बाकी जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस का आपका सीटेट, एचटेट, यूपीटेट, इनमें कुछ नहीं आता इंडिविजुअल डिफरेंस का। इसमें से जो अब आपका आएगा ना, जो मेन आगे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करना, वो इंटेलिजेंसी वाला टॉपिक आएगा आपका। मैम किसी को देख के भी दिया जाए लिखने 72 पेज, मैम कांट पॉसिबल मैम, मुझे तो अजीब लग रहा है। हाँ 72 पेजेस अरे वाला भाई तो मैम उसने देखो ना, जैसे देखो, बाकी तो भाई देखो बच्चे को अपने अकॉर्डिंग लिखना, आपको जैसा ठीक लगे वैसा लिखो। मेरा जो नजरिया था वो मैंने आपको बता दिया, पेपर पैटर्न को फॉलो करने का। मैम देख के भी लिखना पॉसिबल नहीं है मैम, 72 पेज समझ रहे हैं आप? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है मैम। मैम आप हम लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिएगा, हम लोग उसी का रिवाइज करते रहेंगे। हाँ प्रैक्टिस करते रहेंगे लिख के। अरे बेटा मैं देखो साथ साथ बता तो रही हूँ। मैम यहाँ 39 स्टूडेंट पूछे, कोई भी 3 घंटे में 72 पेज लिख सकता है? हमको नहीं लगता है मैम। बेटा जो एमडीयू के स्टूडेंट है ना, मैं मानती हूँ एमडीयू वाले स्टूडेंट जरूर लिख पाएंगे। जो अब तक एमडीयू में पढ़े ना, उनको तो पता है हमारे यहाँ पर कैसे लिखा जाता है। नहीं मैम, चीज बहुत वाकई में बहुत वो है, 72 पेजेस इन 3 आवर्स मैम बहुत ज्यादा हो जाएगा, या तो हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि हम कर सकें। कोई नहीं, आपका जैसे सिलेबस होगा मैं यूनिट टेस्ट दूंगी और आपको टाइम पीरियड दूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप लिख के देखना कितना लिखा जाता है आपसे। ओके मैम एक लाइन में मैम बड़ा लिख सकते हैं मैम, ये भी हो सकता है बड़े बड़े लेटर में लिख के और थोड़ा सा गैप कर करके ये भी लिख सकते हैं।
हाँ तो डायग्राम एक पेज में बनाओ ना, और कैसे उसको लिखोगे? एक्सप्लेन बाद में करना। डायग्राम एक ही पेज में बनाओ, ऐसा लिखते हैं पहले से भी तो। अच्छा मैम एक लाइन, अच्छा मैम लाइन छोड़ छोड़ के लिखेंगे। करोगे ना उतना ही आपका जल्दी जल्दी पेज भर जाएंगे आपके। मैम लाइन छोड़ छोड़ के लिख सकते हैं, जैसे एक लाइन लिखे फिर एक लाइन फिर एक लाइन। अरे तू छोड़ छोड़ के लिखेगा तो अच्छा है। छोड़ छोड़ के लिखेगा। मैम जिंदगी में नहीं लिखे हैं 72 पेज। अरे मत लिखना, तेरे से जितने भरे उतने भर दिए बेटा, नंबर मिल जाएंगे तुझे, ठीक है। जिससे भरे जाए वो भर ले, से ना भरे जाए छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। मैम बस एक रिक्वेस्ट मैम है मैम, आगे पीछे प्लीज के मिला कॉपी के आप एक ही पेज चेक होगा। कीजिएगा मैम। बेटा एक बच्चे ने पूछा क्लास ओवर हो गई। हाँ बेटा अगला टॉपिक मैं नहीं कराऊंगी अभी, बस ये बच्चे मेरे से कुछ क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो मैं बता रही हूँ इनको। मैम प्लीज एक बार पूछ के आइएगा मैम, प्लीज मैम वो प्लीज पता करके आइएगा कॉपी मैम। चेक आप ही कीजिएगा मैम। जो हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना आपके क्लास, जितने भी वो कर रहे हैं सबका कॉपी आप ही चेक कीजिएगा मैम प्लीज। क्या ये पॉसिबल नहीं होता। एक्चुअली तुम ये सारे एक साथ बोलते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आता। मैम एक बार प्लीज पता करके आइए, मुझे लगता है चेंज हुआ नियम। एक बार चेक कीजिएगा, जो भी इस साल पेपर देगा दे दिया होगा ना उस स्टूडेंट से पूछ के बताइएगा। मुझे नहीं लगता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 72 पेज। अच्छा वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये, अब की बार चेक करूंगी ना तब फोटो भेजूंगी तेरे पास। ऐसे भी बच्चे हैं जो कंप्लीट सीट फिल करके जाते हैं। मैम आगे पीछे का मिला के एक पेज होगा। नहीं आगे दो पीछे का पेज, खाली सिंगल एक साइड का एक पेज काउंट करते हैं। फिर तो वो 8 पेज ही हुए। हाँ हाँ और 8 में से हम हद से हद 5 से 6 लिखेंगे तो मे भी हो जाएगा। इतने हाँ। क्या इतने नहीं लिख सकते आप, ऐसे खड़े 7 पेजेस नहीं भर सकते 16 नंबर के क्वेश्चन में। एजुकेशन में भी तो 32 पेजेस होते हैं। अरे मैम आराम से दोनों भर साइड। देंगे, कॉलेज का हो एग्जाम नहीं जाएगा दिया मैम, क्या अब भाई। क्लियर हुआ ना, उनके बीए पूछने में से भी अब तो क्लियर ऐसे हुआ। ही हुए थे। ग्रेजुएशन में तो ऐसे ही करके आए हो आप। हाँ कॉलेज में ग्रेजुएशन भी में ऐसे ही 32 होता। पेज होते हैं ना। मैम अब वो तो जैसे भरना होगा वो तो अब बात की बात है मैम। बस एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी ऑनलाइन क्लास सब आपके कर रहे हैं ना, अटेंड कर रहे हैं, वो सबकी कॉपी आप चेक कीजिएगा मैम। हाँ मैम प्लीज तो मेरा ये नाम देख लीजिएगा, नाज़रीन फातिमा। सभी का शो ये रहा होगा। कॉपी कौन चेक करेगा। कॉपी ऐसे मैम नहीं करेंगी, ये रूल होता है। तुम्हारी कॉपी चेक करने मैम तो आप बोलिएगा ना नीतू मैम को, हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि नीतू मैम प्लीज आप मनीषा मैम को ही कॉपी चेक करने को बोलिएगा। बेटा आपके मैंने जो कॉपी वॉपी नहीं बनाई मैम, मैं नहीं चेक करवाऊंगा। सबमिट होते हैं अरे एग्जाम कॉपी, एग्जाम कॉपी। एग्जाम शीट, एग्जाम नहीं शीट। करता। मैम आपके लिए दिल से दुआ करेंगे, आप बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएं। थैंक यू और जी, हम लोगों की कॉपी चेक करें मैम इंशाल्लाह प्लीज मैम। मैम। ठीक है। अब जो 2 टॉपिक दिए ना उनको पढ़ के आना, ठीक है मैम। ओके मैम, जरूर ओके जरूर। ओके और ओके साथ मैम। साथ बेटा अपना पिछला भी रिवाइज करते रहना जी मैम। ओके मैम। ताकि भूलो नहीं। ओके मैम। ओके मैम। ओके जी बाय। ओके बाय मैम। बाय मैम। बाय, मिलते हैं मंडे को। ओके बाय मैम। मैम। इंशाल्लाह मैम। ओके जी ओके। Try to get on me.